संसद और विधानसभाएं एक ऐसे बाज़ार बना दिए गए हैं जहां पर मंडी लगाई जाती है विधायकों की और सांसदों की, और उनकी कीमत लगाई जाती है। जो ऊंची कीमत देता है उसको विधायक बेच दिए जाते हैं, और इसका सारा श्रेय मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी को जाता है। जो बर्बादी 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 7 सालों में बीजेपी ने कर दी। तो बीजेपी इज इक्वल टू 70 ईयर्स ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस धीमा जहर है, बीजेपी वायलेंट है। बीजेपी की सरकार में कोर्ट पूरी तरह से वो बीजेपी के हिसाब से काम करती है। आपके आरक्षण को कोरोना की आड़ में जड़ से समाप्त करने का कार्य चालू हो चुका है, और ये बिना कोर्ट की सहमति के थोड़ी हो रहा है। कोर्ट ही तो है, कोर्ट है, बीजेपी है, और बीजेपी ने तो जैसे अपना बखेरू बना के रखा हुआ है। जैसे आरबीआई हो गया, जब चाहा नोट छपवा दिए, जब चाहा नोट नहीं छपवाए, कोई सा नोट बैन कर दिया, तो इनके हाथ में चल रहा है। आरबीआई हो गया, सीजीआई हो गया, हमारा कोर्ट हो गया, हमारा जो है इलेक्शन कमीशन हो गया, सब इनके हाथ में है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन धक्के दिखा रहे हैं, समाज को समझते हैं, अम्बेडकरवाद को समझते हैं, बुद्धवाद को समझते हैं, आपको तो कोई टिकट देने के लिए भी तैयार नहीं है ना भाई। 100 करोड़ दलितों के राजनीतिक दल जो है वही आपको टिकट देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी जो है टिकट के बदले में पैसा चाहिए, पैसा आपके पास है नहीं। तो फिर टिकट किन को मिलता है? टिकट उनको मिलता है जिनके पास दौलत है। दौलत किन के पास है? बनिया बामन ठाकुर। मैं तो ये स्वीकार कर चुका हूँ कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई भी यहाँ वैल्यू नहीं रह पाई। हमने देखा कि मामा जी शिवराज चौहान वहाँ जोड़ तोड़ करके कांग्रेस की सरकार को हटा करके अपनी सरकार को बनाने में कामयाब हो गए। तो यहाँ फिर बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वही फंडा लगाया। अब उसी तरह की एक घटनाक्रम फिर से पेश आई है अभी चंद दिनों पहले कि राजस्थान में सचिन पायलट को तोड़ करके बीजेपी चाहती थी कि वहाँ भी कांग्रेस का शासन समाप्त किया जाए। कांग्रेस का शासन समाप्त करने के बाद बीजेपी की सत्ता वहाँ से वापस आए। तो इस करके रणनीति में वो किसी तरह से चूक हो गई, किसी तरह से फेल हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नेता हैं उनका ये जो तरीका है, ये तरीका गलत है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हिरास ही नहीं कर रहे हैं, उनके लोकतंत्र की हत्या भी कर रहे हैं। भारत में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो एक बड़ा गंभीर मामला है। भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था और गणतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जैसे बीजेपी सरकार वचनबद्ध हो गई है। बीजेपी के लोग न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का हिरास कर रहे हैं, बल्कि वो लोग बड़े ही गलत ढंग से अपनी ही सरकार बनाने पर जैसे आमादा हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बिहार में एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी, जिसमें जो है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना रखी थी, और अच्छी खासी सरकार चल रही थी। लेकिन अचानक ही बीजेपी के लोगों ने रणनीति के तहत नीतीश कुमार को अपनी तरफ शामिल किया और चलती हुई सरकार को गिरा दिया, और फिर बीजेपी के सहयोग से वहाँ सरकार बनाई गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला अभी नहीं है, ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। फिर वही चीज़ हमें देखने को मिली कर्नाटक में ऑलरेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के जनता दल सेकुलर की सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस के विधायकों को, अच्छा वहाँ पर तो गठबंधन था बिहार में, तो गठबंधन को तोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा खेल था, यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग की गई। हॉर्स ट्रेडिंग ये होता है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदा गया, खरीदने के पश्चात उन्हें बीजेपी में को समर्थन दिया गया, बीजेपी में शामिल किया गया, और इस करके बीजेपी की सरकार फिर से बनाई गई। इवन कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया पेश आया कि राजस्थान के जो 6 विधायक जीत कर आए थे बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस ने सारे के सारे विधायक खरीद लिए और अपनी पार्टी में शामिल करके। तो क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हिरास नहीं है? सोच के देखिए, वो जो 6 विधायक थे वो बसपा के टिकट पे जीत के गए थे। बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चुनाव चिन्ह पर जनता ने मोहर लगाई थी, तब कहीं जाकर उनको जिताकर भेजा था। तो वो जो जीत कर जाने वाले कैंडिडेट थे, क्या उन्हें जनता ने अपना भरोसा ट्रांसफर नहीं किया था? अगर भरोसा ट्रांसफर किया था तो क्या उन्होंने जनता का भरोसा नहीं तोड़ा? अगर जनता का भरोसा तोड़ा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या
भारत का संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए कि जो भारतीय जनता के विश्वास को तोड़ेगा, कम से कम उसे नैतिक मूल्यों पर ही आधारित होकर के किसी तरह के अपराध की श्रेणी में रखा जाए और उन्हें भी बिहाइंड द बार भेजा जाए, या फिर उनकी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता रद्द की जाए, या लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही तो हो रहा है ना मध्य प्रदेश में भी। क्या हुआ, 24 विधायक थे, 24 सीटें खाली हुई, लेकिन उस समय तो सरकार बनवा दी ना उन्होंने मामा की, तो मामा जी तो सरकार चला रहे ना। अब वो कब उपचुनाव होगा, कब वो जीत करके आएंगे, कब चीजें बदलेंगी, तब तक तो मामा जी मुख्यमंत्री बन गए ना। तो सीन क्या है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो राधा को नाचने के लिए तेल चाहिए, अब तेल लाने के लिए जो है 24 सीटों पर फिर से उपचुनाव होगा। भाई एक एक्स चुनाव चिन्ह पर मैंने वोट दिया और मुझे लग रहा था ये इस चुनाव चिन्ह का व्यक्ति है, इस पार्टी का व्यक्ति है, उस पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हुए, उस पार्टी के राजनीतिक मूल्यों को स्वीकार करते हुए, उसमें आस्था रखते हुए मैंने अपना वोट दिया। अब वो उस एक्स पार्टी को छोड़ करके किसी वाई और जी पार्टी में चला जाता है, तो मेरे साथ तो विश्वासघात हो गया ना। तो इसे भी तो अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मैं इस पे ही कह रहा हूँ कि ये अपराध की श्रेणी में भारत में नहीं है। विधायक को खरीदने के लिए पार्टी के नेता और पार्टी फंड की आवश्यकता होती है। पार्टी फंड के लिए सरकारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं भारत सरकार जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रतिपादित की गई है, मैं उसे ब्लेम कर ही नहीं सकता। अगर खरीद फरोख्त कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, भारत सरकार नहीं कर सकती ये काम। तो भारत सरकार का तो सहारा लिया जाता है। भारत सरकार नाम की जो संस्था है उसका इस्तेमाल किया जाता है धन इकट्ठा करने में। दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज के डेट में बीजेपी, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि भारत में चुनाव जीतने का कारण ईवीएम है। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो तो पता चल जाए कौन हारे कौन जीते। बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होता ना। यहाँ तो आलम यह है कि ईवीएम का इस्तेमाल विभिन्न ढंग से किया जा सकता है। कई ऐसे तरीके हो सकते हैं ईवीएम को इस्तेमाल करने के, जिससे बीजेपी या किसी अन्य दल के पक्ष में या विपक्ष में काम किया जा सकता है। किंतु राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष की पार्टियां जैसे कांग्रेस है या अन्य स्टेटों में बहुत सारी पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, वो खुलकर सामने नहीं आती उसके ईवीएम के खिलाफ। क्योंकि कांग्रेस ही तो थी जो ईवीएम को लेकर के आई थी। कौन कहता है मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल तक बिना ईवीएम के घोटाले के बन गई थी? कौन कहता है? नहीं होता था ना। उस समय तो वीवीपैट भी नहीं था। आप सोच के देखो, आज की डेट में कम से कम वोट डालते हो तो पर्ची तो दिखाई देती है ना कि पर्ची निकली है। लेकिन जब कांग्रेस का जमाना था उस समय तो पर्ची भी नहीं निकलती थी। आपने वोट किसको दिया आपको पता ही नहीं चलता था। सर आपको क्या लगता है कि जब से ईवीएम आई है, जो दलितों की राजनीति है, मेन स्ट्रीम राजनीति, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है? खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। आज की डेट में मायावती हाशिए पर है। दलितों का कोई राजनीतिक दल उतना बड़ा हो ही नहीं पाया कभी भी जितना बड़ा दल बीएसपी हो पाया था। आज मायावती जी हाशिए पे हैं और बीएसपी हाशिए पर जा पहुंची। रामविलास पासवान केंद्र में बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर मनुवादी सरकार का हाथ भी है ना, बीजेपी का हाथ भी तो है उनके साथ, इसीलिए तो वहां पर बैठे हैं। अदरवाइज 4-5 सीटों पर लेकर के आप कैसे केंद्र में जा सकते हो? सर बाबा साहब ने अधिकार दिए थे संविधान में कि दलितों का वहाँ पे सदन में वो जाएं, दलितों की बात करें, दलितों के अधिकारों की बात करें। लेकिन जो दलित कैटेगरी के जो सांसद हैं, विधायक हैं पूरे देश में, वो कहीं भी इन चीज़ों का विरोध नहीं कर पाते हैं, मनुवाद का चाहे ईवीएम का। आखिर उनको किस तरह से देखते हैं आप केंद्र में? जब गले में राजनीतिक पट्टा पड़ा हो तो कुत्ता मालिक के कहने पर ही भौंकेगा, मालिक के कहने पर ही काटेगा। क्योंकि विभिन्न प्रकार के, खास तौर पे संसद में बैठे हुए 131 सांसद हैं जो SC ST समाज से आते हैं, उन सब के गले में जो है राजनीतिक दलों के पट्टे पड़े हुए हैं ना। मालिक कहता है भौंको तो वो भौंकते, मालिक कहता है काटो तो वो काटते, मालिक कहता है जब बॉल उठाकर लाओ तो दौड़ता हुआ कुत्ता जाता है बॉल उठा करके लाता है। उनके बस का नहीं है ना वो, क्योंकि उन राजनीतिक दलों के पालतू कुत्तों से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध किया, जानते हो किस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति का नाम था बुद्ध प्रिय मौर्य। जानते हो उन्होंने विरोध क्यों किया? उन्होंने विरोध किया कि बाबा साहब ये जो राजनीतिक आरक्षण आप दिलवा रहे हैं ना, ये समाज के लिए घातक साबित होगा। तो बाबा साहब ने इसे केवल 10 साल के लिए रखा था, लेकिन 10 साल के लिए भी जो है बीपी मौर्य साहब ने विरोध किया। कह रहे ये गलत है। कि गलत क्यों है? कि गलत इस वजह से है कि जब सीट तो आपकी होगी, वो समाज भी आपका होगा, वो नेता भी आपका होगा,
लेकिन जब वो चुन करके जाएगा उन पार्टियों के दलाल और भड़वे के से ज़्यादा वो कुछ नहीं हो पाएगा, और यही हो रहा है। तो क्या सर जो राजनीतिक आरक्षण खत्म कर देना, राजनीतिक आरक्षण तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हर साल 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, हर बार 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। अभी बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया भाई? जो समाज का आरक्षण था तुम उसे तो खत्म कर रहे हो। इन नेताओं का आरक्षण खत्म क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? क्योंकि इन राजनीतिक दलों को बड़ा फायदा है उससे। लेकिन काशियाब जी तो कहते थे कि जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। हाँ, तो सत्ता में आने के लिए 131 सांसद है ना, सत्ता में बैठे ना संसद में। क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं? सर आरक्षण खत्म हो जाता है फिर तो नहीं पहुंच पाएंगे सदन में। हाँ, तो जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सामाजिक एकता होना जरूरी है ना। मतलब ये हुआ जो दर्द मेरे दिल में है समाज को लेकर के, वो दर्द उन 131 सांसद के कलेजे में भी तो होना चाहिए। इसका मतलब उनको वो दर्द महसूस होता ही नहीं है। उन्हें क्या महसूस होता है? उन्हें धन दौलत गाड़ियां रुतबा शोहरत ये सब चाहिए, वो उनमें खुश हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी या बीजेपी जैसी पार्टी क्या करती हैं? इन कुत्तों के सामने चंद हड्डियां डाल देती हैं, उन हड्डियों को चूसने में पूरा जीवन लगा देते हैं। समाज की उन्हें कभी भी याद नहीं आती। लेकिन जो सर बात आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना, आरक्षण राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो जाए तो कम से कम इन राजनीतिक दलों की दादागिरी तो समाप्त हो जाएगी। फिर तो सर कोई जीत नहीं पाएगा कोई। ऐसे कैसे हो सकता है? जिताने के लिए किसकी जरूरत होती है? नेता की जरूरत है, जनता की जरूरत है? जनता की जरूरत है। तो जनता आएगी अपना आप जिता देगी। समस्या क्या हो रही है? अगर यहाँ से रिजर्व कर दिया, रिजर्व जब हो जाता है टिकट, तो फिर धनाट्य सामने आता है। जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट दिया जाता है। आम आदमी या फिर अच्छे नेता की पकड़ वहाँ से दूर चली जाती है। अच्छा नेता मेन स्ट्रीम में कभी भी नहीं आ पाता। राजनीति में जब तक जातिवाद चलता रहेगा तब तक राजनीति करप्ट होती रहेगी। राइट। आज भी सामान्य सीट पर अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो समस्या आती है ना जीतने में, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आपको वोट लोग देंगे नहीं, आपसे वोट ले लेंगे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। अभी तो आरक्षण चल रहा है ना, राजनीतिक आरक्षण, तो अभी कौन सा जनरल सीट पे आप जीत पाते हो? राइट। अभी क्या होगा? अभी जब जनरल सीट पे आप नहीं जीत पा रहे तो मुझे ये बता दो, सुरक्षित सीट पर जीत कर भी आपने क्या पा लिया? सुरक्षित सीट पर अगर आप जीत गए हो उस पर भी तो कुछ नहीं मिला ना आपको। थोड़ी बहुत भी आवाज उठाने पर तो वो भी सब बंद हो जाएंगे ना? नहीं, आवाज तो बंद नहीं होनी, किसी भी सूरत में आवाज बंद नहीं। आप ये देखो ना, 131 सांसद वहां बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर रहे समाज के लिए। उसके बावजूद भी छोटी छोटी आवाजें निकल के आई, छोटी छोटी आवाजें बड़ी आवाजों में तब्दील होती जा रही हैं। आपके सामने है, आप देखिएगा, इतिहास इस बात का गवाह है। एक सूरज अस्त होता, दूसरा सूरज उदय हो जाता है। अब वो दौर आ रहा है, आप देखिएगा फिर से एक नया सूरज उगेगा। तो सर क्या ये नेता नहीं डीलर है क्या? ये डीलर है सारे के सारे। मैं डीलर शब्द तो बड़ा अच्छा होगा, मैं इनको भांड दलाल और भड़वा कहना चाहूँगा, क्योंकि समाज की दलाली करते हैं ना ये लोग। जब आप बनिया बामन ठाकुर या सवर्णों की राजनीति की बात करते हो तो सवर्णों की राजनीति में उनके पास इतना धन है, उन्हें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। उनका नेता जीतने के बाद उनके 4 काम करा देता है, उनके फैक्ट्रियों में सहयोग कर देता है, उनके व्यापार चलाने में मदद कर देता है। उदाहरण के रूप में बीजेपी का सत्ता में आते ही 2014 में अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दे देना, उनके समाज को बहुत बड़ी मदद है ना। बीजेपी के द्वारा मुकेश अंबानी के रिलायंस इंस्टीट्यूट, जो जमीन पर है ही नहीं, उसे टॉप 10 प्रीमियर इंस्टीट्यूट में लगा दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब उनके यहाँ का नेता जीत कर जाता है तो उनके समाज के संबंध में वो काम करता है, लेकिन जब आपके समाज का नेता जीत के जाता है वो दलाली करता है उन लोगों के लिए, आपके समाज के वोटों की दलाली कर कर अपनी जेबें भरने का काम करता है। अगर वो वहां पहुंच करके सवर्ण आरक्षण के खिलाफ अगर वो वोट डाल देता तो कम से कम समाज को तसल्ली हो जाती कि हमारे पक्ष में बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं। ओवैसी नाम का एक आदमी बैठा था संसद में जिसने जो है आवाज उठाई थी, वरना हमारे नेताओं ने तो 18% सवर्ण आरक्षण की वकालत करी थी। बोलो हाँ या ना, बिंदास करी थी उन लोगों ने। हमारे ही लोग थे जिन्होंने SC/ST एक्ट को 2007 में पहले कमजोर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ गए और अब SC/ST एक्ट कमजोर हुआ तो समाज जब एकजुट हुआ तो 2 अप्रैल को हंगामा हो गया, तब कहीं जाकर के वापस लिया गया। समाज ने करा ना, तो दलितों के नेता ने कहाँ किया? तो समस्या केवल ये आ रही है, नेता हो जिसे समाज का दर्द होता हो,